हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी बैक बेंचर्स। यूपीएससी बैक बेंचर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर शशांक रॉय और शुरू करते हैं आज का सेशन। आई एम अगेन सॉरी क्योंकि मेरे सेशंस जो हैं वो बहुत ही लेट अपलोड होते हैं बिकॉज ऑफ माय बिजी एंड हेक्टिक स्केड्यूल। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट जो है वो मैं सर्व करूं विद मीनिंगफुल। ठीक है, आपको सिंपली गार्बेज सर्व नहीं करना होता है, मेरा पर्पस होता है डिलीवरिंग यू द बेस्ट। राइट, सो शुरू करते हैं आज का सेशन। बाबा जी का ज्ञान क्या कहता है? योर ग्रेटेस्ट वेपन इज योर माइंड, ट्रेन इट टू सी अपॉर्चुनिटीज नॉट ऑब्स्टेकल्स, सो ट्रेन योर ब्रेन। अपने ब्रेन को आप जितना ट्रेन करेंगे टू सी द ग्रेटनेस एंड सी द अपॉर्चुनिटी, ट्रेन योर ब्रेन फॉर ग्रेटनेस, राइट। ट्रेन योर ब्रेन फॉर ग्रेटनेस, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हम में से बहुत लोग अपने ब्रेन को कभी ट्रेन नहीं करते हैं। वी फीड आवर ब्रेन विद गार्बेज, सो व्हाट गोज इनसाइड कम्स आउटसाइड। सो जो आप अपने दिमाग को फीड करेंगे वही चीज़ें आपके सामने आएंगे। चलिए, बायोस्कोप सेक्शन के बारे में आप सबको पता है। बायोस्कोप सेक्शन में हम क्या करते हैं? बायोस्कोप सेक्शन के थ्रू हम आपको इमेजेस के थ्रू एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू कुछ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन करते हैं जो आपके यूपीएससी में काम आ सकता है। बहुत से लोग मेरे इस आर्टिकल को, इस बायोस्कोप सेक्शन को देख के हंसते हैं। दे मेक अ जोक ऑफ मी कि शशांक ये क्या करते हो, बट मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ एंड आई एम अकाउंटेबल टू माई स्टूडेंट्स। सो इस बायोस्कोप सेक्शन में चल के हम देखते हैं, आपकी थोड़ी मेमोरी को जॉग करते हैं। चलिए, सो यहाँ पे शुभांशु शुक्ला इज इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सो अमूल ने अपना एक एडवर्टीजमेंट दिया है, शुभांशु शुक्ला नहीं, शबाशु शुक्ला एंड ऑलवेज स्पेस फॉर इट। सो इट्स गुड टू नो, एक फन एंड ह्यूमर के लिए मैंने इसको ले लिया है। नेक्स्ट इज हैंगिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ये कहानी है महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र के लोकल ट्रेन में एटलीस्ट 40 to 42 पीपल डाई एवरी डे। आप सोच के देखिए कि अगर 40 लोग हर दिन मरते हैं तो लगभग 1200 लोग जो हैं वो हर महीने मरते हैं और लगभग 14,400 लोग जो होंगे वो लगभग आपके साल में 14,000 लोगों की जाने जाती हैं। ये बहुत बड़ा डेटा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ट्रेन की पटरी पे लड़कियां लटक के जा रही, औरतें लटक के जा रही हैं और ये बहुत ही डेंजरस है। अभी पिछले कुछ दिनों में दो तरफ से ट्रेन आ रही थी और दोनों तरफ से ट्रेन, जो लोग दरवाजे पे लटके हुए थे, जिनके कंधों पे पिट्ठू बैग था, उन लोगों का बैग दूसरे ट्रेन में आ रहे लोगों के बैग से टकराया और 4 लोग जो हैं ट्रेन की पटरियों के नीचे गिरे और 4 लोगों की मौत हो गई, जिसपे बॉम्बे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया है और पूछा है व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू डू। सो ये द हिंदू का 3rd पेज का आर्टिकल था। हैंगिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, यहाँ पे मैटर डेथ और लाइफ का नहीं है, यहाँ पे मैटर लाइफ एंड डेथ का सेकेंडरी हो जाता है। यहाँ पे मैटर हो जाता है इफिशिएंट, यहाँ पे मैटर इज रिलेटेड टू इफिशिएंट, सेफ एंड अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यही सेंट्रल थीम है इसका कि क्या हमारे पास जो डेली कम्यूटर्स के लिए जो ट्रैवल जो साधन हैं, जो ट्रेन्स हैं, जो डेली ट्रेन्स हैं, जो मेट्रोज हैं, क्या वो सेफ हैं, क्या वो अफोर्डेबल है, क्या वो इफिशिएंट है, क्या वो लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक अर्बन सेंटर्स में, अर्बनाइजेशन में ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। राइट, मैं हमेशा यूज करूंगा, वर्ड यूज कीजिए, सेफ ट्रांसपोर्ट, इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। राइट, तो इस आर्टिकल को आपको पढ़ना चाहिए था, मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट जो इमेज है वो है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ग्लोज इन नाइट ड्यूरिंग मानसून शॉवर्स इन मुंबई। सो मानसून हैज अराइव्ड इन मुंबई। दिल्ली आने में भी 2 से 3 जून तक का जो है जुलाई का टाइम बताया गया है और उसके बाद से हम भी मस्ती में नहाएंगे और गाना गाएंगे, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा। ठीक है, नाउ एक आर्टिकल आया हुआ है, द गोल्डन रूट स्किल स्केल एंड एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस। ये हो रहा है इनॉग्रेशन, अराइज इनॉग्रेशन इन मध्य प्रदेश। राइट, मध्य प्रदेश में ये होने जा रहा है। तो जो भी लोग मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसको देखते रहिए हमेशा। न्यूज़पेपर के जो एडवर्टीजमेंट है इसको हमेशा देखते रहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट के प्लान को दिखाते हैं, गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स को दिखाते हैं।
राइट, गवर्नमेंट का जो विजन है उसके बारे में बात करते हैं. सो इट इज ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया टू गो थ्रू गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट. और गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट को देख के सबसे बड़ी बात क्या है, आपका रिविजन होता रहेगा. अनफॉर्चुनेटली हमारे जो एजुकेटर्स हैं ऑनलाइन है, दे डू नॉट टीच एंड दे डू नॉट पे अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट आर्टिकल फिर से आ चुका है, वो है एक्सियोम 4 क्रू टू स्पेंड 14 डेज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इस पे नजर बनाए रखिएगा. इस पे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जब भी आएगा मैं आपको भेजूंगा. आज के किसी भी न्यूज आर्टिकल में ऐसा कोई भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं था. इट्स ऑल अबाउट कि इंडियंस आर हैप्पी, हम बहुत खुश हैं. शुभांशु शुक्ला स्पेस में है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, एंड इंडियन इज इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. 14 दिन तक रहेंगे. उनकी मम्मी इमोशनल हो गई थी, पापा इमोशनल हो गए थे, और ब्ला ब्ला ब्ला. और ये भी बताया गया कि गगनयान जो है, गगनयान के लिए शुभांशु शुक्ला इज गोइंग टू बी द टॉप कैंडिडेट. और इनके सीट के लिए हमने 580 करोड़ रुपीस इसरो ने दिए थे नासा को, और तब जाके इनको ये सीट मिली है. Next is Defense Minister Rajnath Singh and his Iran counterpart Aziz Nasirzadeh look on as Pakistan Defense Minister Khwaja Mohammad Asif arrives in Qingdao, China. So please pay attention to two organization. और इन ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है, ब्रिक्स और संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा. इसमें संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रेजोल्यूशन लिया था, और वो रेजोल्यूशन था किसके अगेंस्ट में, इजराइल के अगेंस्ट में. इजराइल के अगेंस्ट में, और इजराइल के अगेंस्ट में इस रेजोल्यूशन में इंडिया ने अपने आप को एब्सटेन कर लिया. इंडिया ने इस रेजोल्यूशन से पीछे हट गया, जिसके चलते इंडिया को की किरकिरी हुई. ब्रिक्स में टेरर से रिलेटेड, पहलगाम टेरर अटैक से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई थी, इसलिए इंडिया ने ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट देने से मना कर दिया. हर एक मिशन के बाद, हर एक समिट के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया जाता है. ये जॉइंट स्टेटमेंट क्या कहता है कि जितने भी हमारे मेंबर्स आए हुए हैं उन सब मेंबर, ये शो करता है कि जो भी हमारे मेंबर्स आए हुए हैं, वी आर अग्रीइंग टू अ कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन स्टेटमेंट. लेकिन संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया ने एब्सटेन कर लिया इजराइल के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन से, और ब्रिक्स समिट में के बाद भी जो जॉइंट स्टेटमेंट आना था, इसमें से इंडिया ने अपने आप को अलग कर लिया है. राजनाथ सिंह ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया है. क्यों कर दिया है? बिकॉज राजनाथ सिंह वांटेड टू हाईलाइट द मैटर रिलेटेड टू पहलगाम टेरर अटैक. पहलगाम टेरर अटैक से रिलेटेड मैटर को ये हाईलाइट करना चाहते थे, बट इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई. एंड एज अ रिजल्ट राजनाथ सिंह रिफ्यूज टू साइन द फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट कमिंग आउट ऑफ ब्रिक्स समिट. ठीक है, इस आर्टिकल को देखिएगा. आगे चलते हैं. इन कॉन्वर्सेशन विद दिल्ली चीफ मिनिस्टर, इंडियन एक्सप्रेस के कॉन्वर्सेशन में, अड्डा में दिल्ली चीफ मिनिस्टर आजकल बहुत लाइमलाइट में है. एंड दैट्स इट. MSME डे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस टीम. ये एडवर्टीजमेंट जरा हम देखते हैं. आप में से बहुत से लोगों ने इसको नहीं देखा होगा, आपको लगता होगा कि ये बेकार की चीज़ है, सर क्या पढ़ाते हैं. बट मेरे बच्चे, एक बात याद रखिएगा, आप मेरे साथ 1 साल, बहुत दूर की बात है, 3 मंथ्स मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ के देखो. आई कैन अश्योर यू कि कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स. कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे वो GS पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी भी पेपर में नो वन वुड बी एबल टू चैलेंज यू. और इतना पावर है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का. अगर इन दोनों न्यूज़पेपर का बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आई कैन अश्योर यू दैट यू विल बिकम द टॉप रैंकिंग एस्पिरेंट, टॉप रैंकिंग कैंडिडेट फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज. ठीक है, सो आप मेरे साथ न्यूज़पेपर पढ़िए एंड आई वॉन्ट योर ट्रस्ट. थोड़ा सा भरोसा रखिए मेरे ऊपर. चलिए, MSME डे के बारे में हम बात करते हैं. MSME पावरिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक राइज. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था वोकल फॉर लोकल, राइट, वोकल फॉर लोकल. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना स्टेटमेंट दिया था. उसके अलावा हमारे पास वो मेक इन इंडिया का है. जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के बारे में भी बात किया. इसमें कहा जा रहा है कि इंडियाज MSME सेक्टर, द बैकबोन ऑफ नेशन सेल्फ रिलायंट ग्रोथ, इज ड्राइविंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट, बूस्टिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज. लेकिन क्वेश्चन यह है कि MSME में इस स्टेटमेंट का क्या लेना देना, पहले हम देखते हैं पूरा. उसके अलावा नेशनल MSME डे सेलिब्रेट कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ इन्फोग्राफिक दिया है, इसमें कोई क्रिटिकल नहीं है. आगे, MSME पावरिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक राइज. फाइन, दे आर जस्ट अ स्टेटमेंट. ठीक है, एक बार इस आर्टिकल को देखते हैं. MSME फॉर विकसित भारत, employment to over 25 crore people through 6.5 crore MSME registered under Udyam and Udyam Assist portals. 29 lakh
artisans and craftsmen registered and 25 lakh given स्किल ट्रेनिंग अंडर पीएम विश्वकर्मा क्रेडिट वर्थ 3000 करोड़। पीएम विश्वकर्मा के बारे में बात किया है, उद्यम पोर्टल के बारे में बात किया गया है, क्रेडिट गारंटी वर्थ 9.8 लाख करोड़ दिया गया है, 1.18 करोड़ माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम। उसके अलावा इंटरप्राइज सेटअप अंडर PMEGP इस स्कीम के अंतर्गत। यानी कि आप अगर गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट को सही तरीके से पढ़ें तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब एक बात करते हैं, इस डेटा का हम करें क्या? सिंपल सी बात है, अपनी इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में बांटिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, राइट। इसका कितना, ये जीडीपी को कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, इसका डेटा ले लीजिए। ये जीडीपी को कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, इसका डेटा आप अपने पास लेके रख लीजिए। उसके अलावा एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि इसमें कितने परसेंट लेबर फोर्स इन्वॉल्व है, इसमें कितने परसेंट लेबर फोर्स इन्वॉल्व है। इस तरीके से आपको डेटा बना के रखना होगा, डेटा रेडी रखना होगा और डेटा को डायग्राम में आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। डेटा, यू मस्ट बी केपेबल ऑफ पुटिंग डेटा इन अ डायग्राम, ताकि आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बढ़े, आपका प्रेजेंटेशन स्किल बढ़े। आपका प्रेजेंटेशन स्किल नहीं होगा तो आपका नॉलेज किसी काम का नहीं है। यू विल गेट 0 मार्क्स और 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम MSME सेक्टर के बारे में बात करेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। GS पेपर 3 में आता है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, MSME रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्रेडिट फ्लो एंड डिजिटल इंडिया। GS पेपर 2 में गवर्नेंस में आएगा ये, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप, सोशल जस्टिस विया एम्प्लॉयमेंट टू मार्जिनलाइज्ड। GS पेपर 4 में आएगा एथिकल इश्यूज इन डिलेड पेमेंट टू MSME। इसके बारे में हम बात करेंगे कि MSME सेक्टर के चैलेंजेस क्या क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। इक्विटी एंड एफिशिएंसी डिबेट इन फंडिंग एलोकेशन, ठीक है। सो आई होप कि आपको बेसिक जो है और आइडिया मिल गया होगा कि हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं। पहली बात है कि हम अपने इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में बांट लेते हैं। द फर्स्ट वन इज सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, जो इंडिया के जीडीपी में 15% का कंट्रीब्यूशन देता है और एम्प्लॉयमेंट में 42% का कंट्रीब्यूशन देता है। यानी इंडिया के लेबर फोर्स में आज भी 42.6% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। सेकेंडरी सेक्टर जो है यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 26% जीडीपी को प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट जो है सिर्फ 25.6% है। यानी कि अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से लोड कम करना होगा, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर फोर्स है वो एक्सेसिव है, इसको शिफ्ट करना होगा हमें कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। क्योंकि जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन लोगों को, इस लेबर फोर्स को, इस 42% लेबर फोर्स को जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक एग्रीकल्चर विल नॉट बिकम प्रॉफिटेबल और फार्मर सुसाइड इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। क्लाइमेट चेंज फार्मर्स के कंडीशन को और भी ज्यादा एग्रवेट कर देता है। इसीलिए हमें करना क्या है, हमें स्किल डेवलपमेंट मिशन की तरफ ध्यान देना होगा और एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होगा ताकि यहां का लेबर फोर्स ट्रांसफर होकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए। टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर जीडीपी को 59% का कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है क्योंकि सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए आपको स्किल्ड होना बहुत जरूरी होता है। आपका स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। एक किसान जो है वो सर्विस सेक्टर में काम नहीं कर सकता, एक अनपढ़ इंसान सर्विस सेक्टर में काम नहीं कर सकता, बट एक किसान और एक अनपढ़ इंसान थोड़े से ट्रेनिंग के बाद से सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर सकता है। तो इस पूरे डेटा को ध्यान में रखिएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, इनका जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है और एम्प्लॉयमेंट में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, ये डेटा लिया गया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023 और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन 2024 से ये डेटा लिया गया है। नाउ आगे चलते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग। जीडीपी में 15% का कंट्रीब्यूशन है, लेबर फोर्स से 42% इन्वॉल्व है, हाई इंप्लॉयमेंट रेट है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, जिसके चलते डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। टीम इस बात को समझिए, एम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी 100 में से 42% जो हैं वो लोग इसमें काम करते हैं, बट इसमें पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। एग्रीकल्चर में एक्सेसिव लोग हैं। 1 एकड़ खेत को अगर 4 लोग चाहें, यानी 2 लोग भी चाहे, अगर उनके पास ट्रैक्टर है, मशीन्स हैं, तो 1 एकड़ खेत को वो ईजिली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन 1 एकड़ खेत में अगर 20 लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो आप सोच के देखिए ना कि बेनिफिट क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट हाई एम्प्लॉयमेंट है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत लो है
और जो लीड करता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को। अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, शहर में काम नहीं मिला या कोविड पैंडेमिक आ गया, तो अब जाके घर की खेती बाड़ी में लग गए, तो एक्सेसिव लोड है जो कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी वो बाहर से नहीं दिखता। बाहर से तो दिखेगा कि आप खेत खलिहानों में काम कर रहे हैं, बट इन रियलिटी यू आर नॉट प्रोडक्टिव, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, यू आर अनएम्प्लॉयड, लेकिन आपका अनएम्प्लॉयमेंट दिख नहीं रहा है क्योंकि आप खेत खलिहानों में काम कर रहे हैं। नाउ डोमिनेटेड बाय इनफॉर्मल एंड सीजनल जॉब्स। यहाँ पे बहुत से फार्मर जो हैं वो क्या करते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में 100 दिनों का जॉब कर लेते हैं। उसके बाद से बच्चे 265 दिनों में अपने खेत खलिहानों में काम किया, गाय को चारा दिया, भैंस को पानी पिलाया, इस तरीके से टाइम कट जाता है। बट इट इज अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका टोटल प्रोडक्टिविटी नहीं है। इनफॉर्मल एंड सीजनल जॉब्स हैं, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू फूड सिक्योरिटी एंड रूरल लाइवलीहुड्स। लेकिन क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात बोले तो क्लाइमेट चेंज ने इस फूड सिक्योरिटी और रूरल लाइवलीहुड दोनों पे बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। आई होप प्राइमरी सेक्टर क्लियर होगा। सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब आता है। जीडीपी को 26% कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट 25.6% है। कंस्ट्रक्शन इन एमएसएमई जो है पूरे सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट को हैंडल करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, यानी कि या अम्ब्रेला टर्म्स में बोले तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो मैक्सिमम लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मल्टीपल स्कीम्स लॉन्च किए हैं, सच एज मेक इन इंडिया स्कीम। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर विद इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत बड़े लेवल पे, एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो है कंस्ट्रक्शन और एमएसएमई। ये दोनों एम्प्लॉयमेंट डेंस, यानी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एम्प्लॉयमेंट की। यहाँ पे जो स्कीम्स लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेक इन इंडिया, पीरियोडिक लिंक इंसेंटिव है, PLI स्कीम्स हैं, और अर्बनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात बोले तो इंडिया का जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडिया के टोटल देखिए मैन्युफैक्चरिंग लैग्स बिहाइंड चाइना, इंडिया 16% और चाइना 27%। टर्शियरी सेक्टर में आपके स्पेशलाइज सेक्टर आते हैं आईटी, बैंकिंग, ट्रेड, टूरिज्म, एजुकेशन एंड हेल्थ। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं उनके पास स्किल्स की कमी होती है, जिसके चलते वो टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में काम नहीं कर सकते। सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए आपका वेल ट्रेंड होना और वेल ग्रूम्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टर्शियरी सेक्टर जीडीपी को सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जॉब क्रिएशन की जब बात आती है तो ये बहुत लो है। देखिए 50% 59% जीडीपी शेयर है सर्विस सेक्टर का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 31.8% लोगों को देता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है स्पेशली डिजिटल इकोनॉमी। अभी आपने ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में सुना होगा टीम, आपने ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में सुना होगा। आपने अभी वेव कॉन्फ्रेंस हुआ था, वेव कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंक्लूड्स हाई वैल्यू सर्विसेज लाइक टेलीकॉम, फाइनेंस एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। और इंडिया, इसमें आप देखेंगे इसी सेक्टर में आपका H1B वीज़ा की बात होती होगी, जो हमारे ट्रेंड प्रोफेशनल जो हैं वो सिलिकॉन वैली की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज में काम करते हैं। और जिस डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से इस H1B वीज़ा पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। मिसमैच की अगर हम बात बोले तो प्राइमरी सेक्टर में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी है, यानी कि यहाँ पे जो लेबर फोर्स है वो एक्सेसिव है, इसको लेबर फोर्स को हमें ट्रांसफर करने की ज़रूरत है। टर्शियरी सेक्टर की अगर हम बात बोले तो जीडीपी को तो बहुत बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जॉब क्रिएशन बहुत कम होता है क्योंकि लो स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पे सेटल नहीं हो सकते। नाउ देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रूरल डाइवर्सिफिकेशन। सो एग्रीकल्चर में हमें क्या करना होगा? एग्रीकल्चर में सबसे पहले एग्रीकल्चर के एक्सेसिव लेबर फोर्स को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ट्रांसफर करना होगा, स्किल्ड। उसके अलावा एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना होगा, यानी राइस और वीट प्रोडक्शन से बाहर निकल के हमें और भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान देना होगा। और हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टीम, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और इसके साथ साथ हम डेयरी इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दे सकते हैं।
तो ये रहा आपका पूरा माइंड मैप मैंने बना दिया है। प्राइमरी सेक्टर 15% ऑफ द जीडीपी, 42% ऑफ लेबर फोर्स, लो प्रोडक्टिविटी, हाई रूरल बेस। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा है, 26% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, 25% जॉब देता है। एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक इन इंडिया। टर्शियरी सेक्टर 59% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूशन, 31% जॉब्स देता है। आईटी, फाइनेंस एंड टूरिज्म हाई ग्रोथ ड्राइवर है, बट यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी कम है, एम्प्लॉयमेंट का रेशियो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर से कम है। तो दिस इज ए टीम। एक बार फिर से याद रख लीजिएगा, ये पूरा मैंने क्विक स्नैपशॉट दे दिया है। आपको लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड। बच्चे लोग, मैं यूपीएससी मैंने कई बार अपीयर किया है और हर बार बहुत बार फेल हुआ हूँ, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आपको क्या नहीं करना है। सो ये मेरी कोशिश है, आप चाहें तो इस वीडियो को देखें, चाहे तो न देखें, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मुझे अगर 2-4 शब्द बोल देंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कैसा लगा, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। आगे चलते हैं। आगे का आर्टिकल, एमएसएमई सेक्टर इंडिया स्ट्रेटेजिक पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये आर्टिकल मैंने दे दिया है। एमएसएमई सेक्टर का कैटेगराइजेशन कैसे होता है। जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक होना चाहिए। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका 50 करोड़ तक टर्नओवर होना चाहिए। मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनका 250। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इनका डेफिनेशन है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत 2020 में इनका रिवीजन हुआ था, और रिवीजन होने के बाद क्या हुआ है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का कैटेगरी बना दिया। पहले ये 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ थे, अब इसको 5 करोड़ कर दिया है। जो जिस किसी कंपनी का जो टर्नओवर है 5 करोड़ तक जाता है सालाना, वो माइक्रो इंटरप्राइजेज है। जिसका 50 करोड़ टर्नओवर है वो स्मॉल इंटरप्राइजेस में आता है, और जो 2250 करोड़ तक है वो मीडियम इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आता है। आपसे पूछा जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की कंट्रीब्यूशन क्या है। मैन्युफैक्चर, अगर हम देखें एमएसएमई का इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 33% है। एम्प्लॉयमेंट 11 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। इंडिया की जीडीपी को 30% प्रोवाइड करता, कंट्रीब्यूशन देता है, और एक्सपोर्ट्स में 45 से 48% का कंट्रीब्यूशन है। और टोटल रजिस्टर्ड एमएसएमई जो है अभी इंडिया में उद्यम पोर्टल पे वो 2.2 करोड़ हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कैटेगराइजेशन ये देख लेंगे आप। मेजर गवर्नमेंट स्कीम जो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। उसके अलावा मुद्रा योजना के अंतर्गत हम 3 कैटेगरीज में शिशु, किशोर और तरुण लोन देते हैं, 50,000 तक, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख तक। तीसरा उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये सिंगल विंडो क्लियरेंस है, सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। इसमें जीएसटी और पैन ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको पैसा नहीं देना है, और इसी से रिलेटेड जेम और ट्रेड्स हैं। चौथा है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, ये भी स्कीम है एमएसएमई के लिए। रैम्प प्रोग्राम है, समाधान पोर्टल है, जेड सर्टिफिकेशन है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रोग्राम है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, सीजीटी एमएसएमई है। इसमें कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है एमएसएमईज को, बैक्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी। स्फूर्ति स्कीम है, स्कीम फॉर फंड ऑफ रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट है, जिसमें आर्टिजन को, रूरल इंडस्ट्रीज को, खादी, कॉयर, हनी, इन सब के लिए सपोर्ट किया जाता है। एस्पायर स्कीम है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इन इनोवेशन इन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसी तरीके से ये पूरा स्कीम्स मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है। आपका चैलेंजेस क्या है एमएसएमईज के। लिमिटेड क्रेडिट, यानी क्रेडिट अवेलेबिलिटी इनफॉर्मल यूनिट्स के लिए दिक्कत है। लो टेक्नोलॉजी है इसमें। डिलेड पेमेंट है लार्ज कॉर्पोरेट्स, फ्रॉम लार्ज कॉर्पोरेट्स। हाई कंप्लायंस बर्डन है, कोविड-19 ने इसको बुरी तरीके से डिस्टर्ब किया है। और लो फॉर्मलाइजेशन है, यानी कि फॉर्मलाइजेशन की कमी है इसमें। इन सारे इंडस्ट्रीज़ को फॉर्मल होने की ज़रूरत है, राइट, बट फॉर्मलाइजेशन की कमी है। तो ये रहा आपका एमएसएमई सेक्टर के बारे में पूरा डिटेल, राइट। मॉडल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। MSMEs are the backbone of Indian economy yet remain under stress due to structural and financial constraints. Discussed with a special reference to recent initiative taken to strengthen the sector. Team structural का पर्पस क्या है, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आपको मैंने बताया कि इनको सही समय पे लोन नहीं मिलता है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, लो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आएंगे, ठीक है। ये रहा आपका। अब चलते हैं संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। राजनाथ सिंह जी यहाँ पे हैं। राजनाथ सिंह थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, एक ग्रुप फोटोग्राफ हो रहा है यहाँ पे ड्यूरिंग मीटिंग ऑफ SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग क्विंगडाओ चाइना में। नाउ एज ट्रम्प अनाउंसेस टॉक नेक्स्ट वीक, खमेनी वांट्स अगेंस्ट फ्यूचर अटैक्स। तो ये कुछ अटैक के इमेजेस हैं, ईरान से आ रहे हैं।
अब हम चलते हैं, हमारा दूसरा सेक्शन है मैपिंग। हम मैपिंग को लेके चलते हैं और मैपिंग में हम आपको रोज का रोज मैपिंग कराएंगे एंड आई विल इंश्योर कि आप मैपिंग के मास्टर बने, आप मैपिंग के मास्टर बने। टीम गिव मी मोमेंट। यस, तो फर्स्ट इज कमिंग फ्रॉम इंडियाज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट टू वेस्ट एशियन कंट्रीज डिक्लाइन, क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने क्या किया है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने, सॉरी आई एम सो सॉरी, रशिया यूक्रेन नहीं, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने क्या किया है, इंडिया और इंडिया के एक्सपोर्ट को, इंडिया का जो वेस्ट एशिया का एक्सपोर्ट है उन सारे एक्सपोर्ट्स को डिरेल कर दिया है। यहाँ पे इसमें कुछ भी डेटा रटने की ज़रूरत नहीं है, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेस्ट एशिया किस जोग्राफिकल लोकेशन को कहते हैं। यहाँ पे हर एक सी, राइट, हर एक कनेक्टिविटी पॉइंट, हर एक स्ट्रेट, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे बाब अल मांडेब हो, चाहे वो रेड सी हो या गल्फ ऑफ अकाबा हो, सुएज कनाल हो, राइट, इन सारी चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और बार बार मैपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इन सारे लोकेशन को बिल्कुल ध्यान में रखिए। ईरान, इराक, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, यमन, राइट, यहाँ पे इजराइल, लेबनान, तुर्की, अर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, यहाँ पे नगोर्नो कारबाग एरिया है, कैस्पियन सी है, और ये साउथ वेस्ट एशिया का ये एग्जांपल है। वेस्ट एशिया पूरा टोटल को बोलेंगे, ठीक, ये पूरा वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया में हर एक चीज़ पे नज़र रखिए। सेकेंड आर्टिकल इज कमिंग, गाजा इज इन ए कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन ऑफ जीनोसाइड। यहाँ पे स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है कि गाजा में कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है, यानी भयानक सिचुएशन है। अब हम क्या करेंगे, बहाना खोजेंगे और स्पेन को खोज निकालेंगे। स्पेन को यहाँ पे देखिएगा, एक तरफ स्पेन है और एक तरफ मोरक्को है। मोरक्को से ही नोरा फतेही बिलोंग करती हैं। टीम नोरा फतेही, नोरा फतेही का नाम क्यों लिया, क्योंकि एक्टर हैं और आपको याद रहेगा। मेरा कहना क्या है कि ब्रेन किसी भी नॉर्मल चीज़ को याद नहीं रखता। अब मैंने मोरक्को में लिख दिया कि यहाँ पे इब्न बतूता यहीं से होके आया था, राइट, इब्न बतूता, और उसके अलावा नोरा फतेही इज ऑल्सो फ्रॉम मोरक्को। और मोरक्को और स्पेन जो है दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो है वो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स स्पेन एंड मोरक्को, राइट। पहली बात तो यह है कि जो स्ट्रेट्स होते हैं वो कनेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे के सामने, इनके बीच से होके जाता है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स स्पेन एंड मोरक्को एंड ऑन द अदर हैंड मेडिटेरेनियन एंड अटलांटिक ओशन। वाटर बॉडीज में मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन को ये टच कराते हैं और लैंड में ये स्पेन और मोरक्को को कनेक्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, 0 डिग्री मेरिडियन जो है वो मोरक्को और स्पेन दोनों से होके जाता है। तो मैपिंग को दिल से करना है। क्या करना है, मैपिंग को दिल से करना है, क्योंकि मैपिंग में सिर्फ मैपिंग ही नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस के ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट और ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। नेक्स्ट इज इजरायली फोर्सेस किल 35 इंक्लूडिंग 4। यहाँ पे कुछ भी नया न्यूज़ नहीं है जिसको आपको पढ़ना है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप देखेंगे तो इजराइल में, पहली बात, कल मैंने गाजा की मैपिंग कराई है। गाजा में मेनली रिफ्यूजी कैंप्स की मैपिंग मैंने कराई है, जैसे जबालिया रिफ्यूजी कैंप, खान यूनुस, राइट। उसके अलावा राफा क्रॉसिंग के बारे में भी हमने बात किया था। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं इजराइल में बहुत सी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे गोलन हाइट्स है। गोलन हाइट्स जो है वो लेबनान, सीरिया और इजराइल तीनों तरफ से घिरा हुआ है। एक बार मैप अच्छे से देखिएगा, यहाँ सी ऑफ गैलीली है और यहाँ से होकर जॉर्डन रिवर आता है, ठीक है, और उसके बाद से डेड सी है। इन सारी चीज़ों को देखना है कि जैसे डेड सी हुआ, डेड सी जो है वो जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे है, ठीक है। सी ऑफ गैलीली कहाँ है, सी ऑफ गैलीली इजराइल में पूरा का पूरा पड़ता है। गोलन हाइट जो है, जनरल गोलन हाइट इज अ टेरिटरी ऑफ सीरिया, बट इजराइल कैप्चर्ड इट इन 1967 और तब से वो इजराइल के चंगुल में ही है। तो इस पूरे मैपिंग करेंगे और मैपिंग जब भी करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करें, जैसे इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, फिर से इजराइल। इधर से चलते हैं, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान एंड फिर से इजराइल वापस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज नैरोबी 16 किल्ड, बिजनेस डिस्ट्रॉयड इन केन्याज एनिवर्सरी। केन्या का जो कैपिटल है वो नैरोबी है। यहाँ पे एक क्या कहते हैं, देयर वाज अ मार्च गोइंग ऑन और इस मार्च में भगदड़ मच गई, स्टैम्पीड हो गया और बहुत से लोग मारे गए। फिलहाल हमारा कंसर्न ये है कि हम लोकेशन को कैसे याद रखें। एक बार देख लीजिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले मैपिंग किया था, ये रहा। यहाँ कौन सी कंट्री थी, यहाँ पे मोरक्को थी, यहाँ पे क्या था,
हमने स्पेन के बारे में बात किया, ये क्या था, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर था, ये है मेडिटेरेनियन, ये है अटलांटिक ओशन, ठीक है। 0 डिग्री मेरिडियन आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं 0 डिग्री इक्वेटर पे आते हैं। इक्वेटर पे केन्या लोकेटेड है और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा स्टैम्पीड, केनियन स्टैम्पेड, 16 पीपल डाइड। और कि ये बिल्कुल इक्वेटर पे लोकेटेड है और इक्वेटर पे ही लोकेटेड है लेक विक्टोरिया। अगर पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो लेक विक्टोरिया की बाउंड्री को टच करती हैं, या फिर केन्या के नेबर्स कौन कौन से हैं। तो एक चीज़ ये है, यहाँ पे देखेंगे ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न अफ्रीका 4 कंट्रीज से मिला है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 कंट्रीज से मिलके बना है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख लेंगे ये इक्वेटर पे मिलता है। तो मैप को याद रखने का बहाना होना चाहिए आपके पास, ठीक है। नॉर्थ कोरिया सेंडिंग मोर ट्रूप्स टू एड रशिया इन यूक्रेन वॉर। रशिया में के पास ट्रूप्स नहीं है, रशिया के पास पीपल नहीं है जो काम कर सके, इसीलिए नॉर्थ कोरिया के पास अभी सप्लाई, नॉर्थ कोरिया जो है वो कुर्स्क रीजन में भेज रहा है अपने लेबर्स को ताकि इस रशिया की मदद हो सके। एक बार ज़रा पूरी मैपिंग देख लेंगे। ये रहा नॉर्थ कोरिया, ये रहा साउथ कोरिया, ये रहा चाइना, ये रहा सी ऑफ जापान और ईस्ट सी। यहाँ पे आपका देखेंगे दिस इज, देखिए दिस इज कोरियन स्ट्रेट, और ये रहा आपका साउथ कोरिया, जापान। ये देखेंगे, पूरी मैपिंग कीजिए। और ये रहा रशिया का पूरा टेरिटरी, ये रहा चाइना का, ये रहा नॉर्थ कोरिया का। तो यहाँ से होते होते लोग पहुँचेंगे रशिया, और रशिया में जो कुर्स्क रीजन जो कि यूक्रेन का रीजन है, नाउ इट इज कैप्चर्ड बाय रशिया, और कुर्स्क रीजन इज कमिंग इनटू द न्यूज अगेन एंड अगेन। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसकी मैपिंग कर लीजिएगा। सो आई होप कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और रशिया, चाइना, इन सब का मैप आपको क्लियर होगा। ये रहा ईस्ट चाइना सी, और नीचे आएंगे तो आपको साउथ चाइना सी दिख जाएगा, और इस तरीके से आप मैपिंग करेंगे। पहलगाम एक्सक्लूडेड, इंडिया डिक्लाइंस टू साइन SCO स्टेटमेंट। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के दौरान मैंने आपको पहले ही बताया कि सेशन के अंत में जॉइंट स्टेटमेंट होता है। जॉइंट स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जितने भी मेंबर हैं वो अग्री करते हैं कि ये सारे रेजोल्यूशन पे उनकी रजामंदी है, बट देयर वाज नो मेंशन ऑफ पहलगाम टेरर अटैक, बिकॉज ऑफ विच राजनाथ सिंह रिफ्यूज टू साइन। कि इसमें आपने पहलगाम टेरर अटैक के बारे में बात क्यों नहीं की। टेरर इज एन इंपॉर्टेंट मैटर जो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में भी आता है, बट राजनाथ सिंह रिफ्यूज टू साइन दैट। एक बार संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी इश्यूज जो डिस्कस किए जाते हैं वो है रीजनल टेररिज्म, एथनिक सेपरेटिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। यहाँ पे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप है रीजनल एंटी ट्रस्ट एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स। लेकिन रीजनल, एथनिक और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म और टेररिज्म होने के बावजूद भी पहलगाम अटैक के बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया गया। अगेन पाकिस्तान इज ऑल्सो अ मेंबर। पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ही मेंबरशिप दी गई 2017 में। Now, why this group is important? This group is important because these are Central Asian Republic, and these countries are rich in hydrocarbons, and they are unexploited market for India. इंडिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे इंडिया से जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में मेडिकल और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में यहाँ पे पढ़ाई हो सकती है। फिलहाल ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो टर्मोइल में है। लेकिन मुद्दे पे आते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बट इसके बावजूद भी नोबडी स्पोक अबाउट पहलगाम अटैक, और इसको चार्टर में नहीं लिखा गया, जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं लिखा गया। एज अ रिजल्ट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट स्टेटमेंट पे सिग्नेचर करने से मना कर दिया राजनाथ सिंह ने। ओके, सो ये आपका अपडेट है, बाकी चीज़ों को आप देखेंगे। यस, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए तो यस, और क्या चीज़ इसमें डिस्कस कर सकते हैं 2023। यस, ओके, अगेन ये कॉमन न्यूज़ है, इसमें कुछ भी ऐसा क्रिटिकल नहीं है। दिस इज कॉमन न्यूज़, तो मैंने दोनों न्यूज़ को एक साथ ही क्लब कर लिया है। Colonial era land reforms erased Maharashtra's traditional grazing routes, finds IIT Bombay। आप इसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, टीम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से इसमें आपके काम में शायद ही कुछ आने वाला हो। लेकिन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्या किया है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन कर दिया है और रिवीजन करा दिया है। किसका? आपके 3 टैक्सेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स के टाइम में थे, वो कौन कौन से थे? आपका वो टैक्सेशन सिस्टम था
महलवाड़ी सिस्टम, रेवतवाड़ी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट ये मैंने रिवीजन करा दिया है। और ये जो टैक्सेशन सिस्टम है कौन कौन से एरियाज में, कौन कौन से स्टेट्स में लगे थे, ये भी मैंने रिवीजन करा दिया है टेलीग्राम ग्रुप में। इसको ध्यान से देखिएगा, आपको टाइम मिले आप पढ़ते रहिए इसको। Now, Pinarayi issues communique to Kerala Governor's Office on display of national symbols। केरला गवर्नर और केरला चीफ मिनिस्टर के बीच में फिर से टसल हो चुकी है। टसल इस बात के लिए कि रिसेंटली देयर वाज अ फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन गवर्नर्स हाउस में इस फंक्शन के दौरान एक मूर्ति लगाई, एक फोटो लगाया गया जिसमें भारत माता की फोटो थी और इस फोटो पे माल्यार्पण किया गया और दीप जलाया गया। देयर इज अ प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत माता की फोटो है दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल। ये हमारे संविधान में कहीं से भी कोई भी इसका जिक्र नहीं आता। दिस इमेज प्राइमरली बिलोंग्स टू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड अदर विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ अगर देखा जाए, इफ वी गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कंट्री में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेशनल सिंबल के बारे में बात किया गया है, नेशनल फ्लैग के बारे में बात किया गया है, नेशनल एंथम के बारे में बात हुआ है। उसके अलावा हमने बहुत सी चीज़ों में नेशनल आइकन्स हैं बट नेशनल सिंबल्स हैं, बट हमने भारत माता के बारे में बात नहीं किया। और इसी चीज़ को लेके गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बीच में मामला ठन गया है। डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन। और आगे इससे रिलेटेड एक आर्टिकल मैंने कल कवर किया है, अ लॉफ्टी कॉन्सेप्ट गवर्नर एंड अनवांटेड कंट्रोवर्सी, कल मैंने कवर किया है, फिर से रिविजन करा देता हूं आपका। ठीक है, एक बार देखते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी हैज इरप्टेड इन केरला ओवर गवर्नर्स यूज ऑफ भारत माता पोर्ट्रेट ड्यूरिंग ऑफिशियल इवेंट्स। गवर्नर के एक्शन को अगर देखा जाए तो एक रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल एक्शन है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर कैरेक्टर के अगेंस्ट में आता है। और गवर्नमेंट का जो लिमिटेड रोल है एज पर आर्टिकल 163, गवर्नर का जो भी काम है उसके लिए there is a council of minister headed by chief minister for the aid and advice of chief to the governor, and governor के पास discretionary powers बहुत कम है। अगर देखा जाए आर्टिकल 163 के अंतर्गत में तो you'll get to know what are the powers of governor। लेकिन गवर्नर के इस एक्शन को ऐसे देखा जा रहा है that it was a religious and ideological। Ideally governors are supposed to be neutral। Governors are supposed to be neutral in politics, right? उनको सिर्फ एक रबर स्टैंप आप समझ लें, रबर स्टैंप आई वुड से हियर। सो गवर्नर को ये मान के गवर्नर के ऑफिस को रिटेन किया गया था दैट दे विल बी पॉलिटिकली न्यूट्रल पीपल, इनका कोई भी एफिलिएशन नहीं होगा। बट गवर्नर आर्लेकर जो केरला के गवर्नर है, उनकी इस एक्शन से ऐसा लगा दैट ही वाज प्रोपेगेटिंग अ रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल थिंग बाय propagating the image by presenting the image of भारत माता। एक बार जरा देख लेते हैं। एट राजभवन केरला गवर्नर प्लेस्ड अ गार्लैंड पिक्चर ऑफ भारत माता, जिसमें उन्होंने सैफरन साड़ी पहनी है, एक भाला है हाथ में, पीछे शेर खड़ा है और भारत का मैप है, अखंड भारत का, और फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दिए। सीम और मिनिस्टर जो वहाँ के थे केरला के, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। उनका ये कहना था दैट देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रिकॉग्निशन फॉर सच सिंबल। भारत माता कोई भी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे पास इंडियन नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल एम्ब्लेम है, बट वी डू नॉट हैव एनी सच कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल इन द नेम ऑफ भारत माता। एंड इसी के चलते इन्होंने बाइकॉट किया। केरला गवर्नमेंट हैज बाइकॉटेड दिस। अब एक बार जरा देखते हैं हिस्ट्री क्या है, सिंबलिज्म भारत माता। भारत माता का सिंबल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान भारत माता की जय के नारे लगते थे और भारत माता की जय, उस पूरे इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कहीं भी आपको भारत माता का पोर्ट्रेट नहीं दिखा होगा, पोस्टर नहीं दिखा होगा। इट वॉज अ वॉर क्राई, लोगों को यूनाइट करने के लिए, लोगों को इस बात का एहसास देने के लिए कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेके आपके राजस्थान तक, गुजरात बॉर्डर तक जो है, ये इंडिया एक सिंगल यूनिटी है, एक सिंगल एंटिटी है, एक वन सिंगल लैंड है जिसको हम भारत के नाम से जानते हैं। और भारत को हमने एक फेमिनिन इमेज दिया है, भारत माता। ठीक है, हम नदियों को भी गंगा माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं, माता ही माता हैं। सो भारत माता का कभी भी पोस्टर नहीं आया एंड इट वाज एन एम्ब्लेम, इमोशनल वॉर क्राई फॉर फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है,
अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले भारत माता के बारे में बात किसने की, इनका पोर्ट्रेट किसने बनाया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ में भारत माता का पोर्ट्रेट बनाया। उसके बाद से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का पोस्टर कुछ इस तरीके का बनाया, और उसके बाद से सिस्टर निवेदिता ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान। 1905 में बंगाल पार्टीशन के दौरान भारत माता के पोस्टर को, भारत माता की पोर्ट्रेट को प्रोपेगेट करने में। भगिनी निवेदिता नाम है इनका नाम भगिनी निवेदिता है, और ये कौन थे, शी वॉज अ फॉरेनर, और ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या बन गई थी। सो हमारे पास 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने भारत माता की इमेज को बहुत ही प्रोपेगेट किया, भारत माता के पोर्ट्रेट को। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थ्रू आनंद मठ, अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे उन्होंने, और सिस्टर निवेदिता। अब आगे चलते हैं, ये पूरा हमने दे दिया है। उसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी भारत माता एक वॉर क्राई थी लोगों को यूनाइट करने के लिए, लेकिन उसमें कभी भी किसी भी तरीके का विजुअल पोर्ट्रेट नहीं देखा गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जहां भी वो जाते हैं वहां पे भारत माता की जय, भारत माता की जय होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूछते हैं कि ये भारत माता की जय जो आप नारे लगाते हैं, ये भारत माता कौन है? लोगों के पास कोई जवाब नहीं था कि भारत माता कौन है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये भारत माता, ये नदियाँ, ये नाले, ये तालाब, ये पहाड़ियाँ, ये हवा, ये पेड़, ये पक्षी, ये पंछी, ये सब भारत माता का ही अंश हैं। तो भारत माता ये सब कुछ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर भारत माता। ये नदियाँ, झरने, आकाश, पंछी, ये सब कुछ भारत माता के अभिन्न अंग है। तो ये बड़ा अच्छा सा, अगर आप भारत एक खोज देखेंगे जिसको श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था, तो आपको ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू का आइकॉनिक बुक भारत एक खोज में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस तरह ये सारे इंसिडेंसेस थे जिन्होंने भारत माता के पोर्ट्रेट को हाईलाइट किया। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। गवर्नर मस्ट एक्ट इन एडवाइस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स एक्सेप्ट डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर के अलावा जितने भी मैटर होंगे दे ऑल विल बी डिसाइडेड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड गवर्नर हैज अ वेरी लेस डिस्क्रिशनरी पावर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ व्हाट वेंट रॉन्ग? Using a non-official ideological symbol at a constitutional venue is not at all expected, not at all accepted. Acting independently of the elected government, जो कि एक वायलेशन है प्रोटोकॉल का। गवर्नर कैन नॉट डिक्टेट विजुअल सिंबल्स सच एज भारत माता यूज्ड इन स्टेट फंक्शन, और इसके चलते सारा विवाद बढ़ा। तो देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कि इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल। इंडिया का कैरेक्टर जो है बिल्कुल सेक्युलर है, वी हैव नो एफिलिएशन टू एनी काइंड ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, और इसीलिए इस बात पे इतना विवाद खड़ा हुआ। बाकी मैंने और भी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। बांग्लादेश टॉक्स कैन हैपन इन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन इंडिया। रिसेंटली बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान ट्राईलेटरल मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन हुआ और इंडिया को इसमें इनवाइट नहीं किया गया। वैसे भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जिस तरीके से सिचुएशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ है वो अनइमेजिनेबल है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया के नेबरहुड में कहीं ना कहीं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कोई फॉल्ट है, बिकॉज ऑफ विच इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं दे आर मूविंग अवे फ्रॉम इंडिया एंड दे आर गेटिंग क्लोजर टू चाइना। सो ट्राईलेटरल समिट में बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट के जो चीफ है मोहम्मद यूनुस, सी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, तीनों ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया इज क्लोजली वॉचिंग ऑल दिस डेवलपमेंट। एक चीज़ और भी है, अभी मोहम्मद यूनुस इज कॉन्स्टेंटली इन द न्यूज़। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि बांग्लादेश इज द ओनली गॉड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, गॉड ऑफ ओशंस फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कुछ हद तक बात सही भी है। बांग्लादेश इज नॉट अ पावरफुल कंट्री, बट बांग्लादेश का लोकेशन जो है वो इसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन देता है। और इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इंडिया इज कनेक्टेड विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ओनली थ्रू अ 16 किलोमीटर वाइड सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सो कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा इशू है। लेट्स से इफ बांग्लादेश बिकम्स एंटी इंडिया, राइट, या पाकिस्तान और चाइना के इन्फ्लुएंस में आता है और हमें किसी तरीके का एक्सेस देने से मना कर देता है, और अगर किसी तरीके से अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे अटैक हो जाए, लेट्स से चाइना अटैक्स ऑन सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इन दैट सिचुएशन इंडिया से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कंप्लीट डिटैचमेंट हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रीच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, सो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें अभी कोई ऐसा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं आया है।
एम टू थिंक कन्वर्स एंड ग्लोरीफाई इन इंडियाज ओन लैंग्वेज, अमित शाह जी का कहना है। अभी कुछ दिनों पहले ये लगातार चर्चा में थे। ही गेव अ स्टेटमेंट दैट दोज हु स्पीक इंग्लिश इन कंट्री विल सून फील अशेम्ड, क्रिएशन ऑफ सच अ सोसाइटी इज नॉट फार अवे, बट आई एम सॉरी अमित शाह जी, आई विल नेवर बी अशेम्ड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्योंकि स्पीकिंग इन इंग्लिश गिव्स मी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो इसीलिए मैं नहीं मानता, मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि अमित शाह इस बात का प्रोपेगेशन क्यों कर रहे हैं। शोइंग पैट्रोटिज्म एंड बिकमिंग अ नेशनल, और एक भारतीय होने के नाते कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हम हिंदी भाषा में बात करेंगे तभी जो है हमारा पैट्रोटिज्म झलकेगा। दैट्स अ कंप्लीटली रॉन्ग एंड फुलिश स्टेटमेंट। आज शुभांशु शुक्ला इज इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर शुभांशु शुक्ला को हिंदी आती तो क्या वो इस जगह पे खड़े होते? नहीं हो पाते। तो मुझे नहीं लगता कि अमित शाह के इस बात में कोई भी जोर है। ही इज़ यूजिंग लैंग्वेज, ही इज़ प्रोपेगेटिंग लैंग्वेज as a language, as a tool for division and diversion. So I do not agree with his statement कि ऐसा कोई भी दिन आएगा जब लोग अंग्रेजी बोलने पे शर्मिंदा महसूस करेंगे। By the way, जय शाह को बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा बोलना आ गया है, so that's a good thing. He tries to speak in English. Then again, here comes Belosov assures Rajnath of timely delivery of S-400 systems in India. S-400 missile defense system has been taken from Russia, जिसको इंडिया में सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, और इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया पहलगाम टेरर अटैक। ना पहलगाम टेरर अटैक, इसके बारे में हम बात करेंगे। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को राइवल माना जाता है अमेरिका के थर्ड मिसाइल से। टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड मिसाइल जो है थर्ड का कंपैटिटर माना जाता है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। बट पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम क्या आ रहा है? डीले इन प्रोक्योरमेंट, जिसके चलते ये बात हुई है। अगेन एयर चीफ मार्शल हैज़ ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड हिज एंग्विश कि इंडिया में हम सिग्नेचर तो कर देते हैं बट वो कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा हमें पता नहीं होता। सो खैर हम आते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। डिफेंस एविएशन पोस्ट में थर्ड मिसाइल, टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जो यूएस का है, और ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर लेंगे। ठीक है, एक बार रुक जाइए। यहाँ थर्ड मिसाइल के बारे में दिया है। थर्ड मिसाइल इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि साउथ कोरिया में इसका डिप्लॉयमेंट हुआ था और चाइना ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया था। चाइना प्लस नॉर्थ कोरिया ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया था आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ थर्ड मिसाइल इन साउथ कोरियन लैंड। ओके, एक बार हम देखते हैं इसका पूरा ये इंडिया में देखेंगे। इंडिया में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? वो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इंडिया में 2 फ्रंट वॉर की पॉसिबिलिटी है। देयर इज़ अ ट्रू पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रू फ्रंट वॉर, और इसी के चलते हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे इंडिया का इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम भी है, बट S-400 इज़ द बेस्ट वन। इसको इसलिए लिया गया कि व्हाट इफ देयर इज़ अ 2 फ्रंट वॉर, वन फ्रॉम चाइना एंड द सेकेंड वन फ्रॉम पाकिस्तान, इस सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करेंगे? और ये दिन दूर नहीं, हो सकता है ऐसा हो सकता है। एक बार बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं। इस पूरे के पूरे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में क्या क्या होता है? पहला, लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार होता है, उसके पास एक कमांड व्हीकल होता है, तीसरा एंगेजमेंट रडार होता है, और चौथा लॉन्च व्हीकल जिसमें फाइनली मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 पूरे कंपोनेंट्स होते हैं, पूरे 3 कंपोनेंट्स होते हैं इस पूरे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनका पूरा मिसाइल टाइप एंड रेंजेस, NM6 इसमें कई तरीके के मिसाइल्स आते हैं जो 120 किलोमीटर की रेंज के होते हैं, 190 किलोमीटर 250 किलोमीटर के रेंज के होते हैं, और 400 किलोमीटर के रेंज के होते हैं। सो बहुत कोई क्रिटिकल नहीं है, बट इट्स गुड टू नो। आगे चलते हैं। एक स्टेटमेंट आया है, सेक्युलरिज्म सोशलिज्म इन प्रीएम्बल मस्ट बी रिव्यूड। RSS लीडर, अभी बीजेपी गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी और संविधान हत्या दिवस, द मर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे दत्तात्रेय होसाबाले जी का कहना है, जो RSS डिग्नेटरी हैं, इनका कहना है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उस समय सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जैसा कोई भी वर्ड मेंशन नहीं किया गया था प्रीएम्बल में। नाउ सिचुएशन, अब कंडीशन ये है कि शुड वी गो एंड रीअसेस, हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है कि वाकई क्या प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म जैसे वर्ड का होना ज़रूरी है। बट क्वेश्चन ये है कि अगर इसको हटा दिया जाए तो हाउ विल यू बी बेनिफिट? Why do you have a problem with the secularism and socialism word in preamble?
what do you want to say? Do you want to say that we are non-secular country? एंड वॉट ऑब्जेक्टिव विल यू अचीव? अगर हम सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को अगर हम रिमूव भी कर दें प्रियम्बल में, तो हाउ यू विल बी हैप्पी? आपका फायदा क्या होगा, आपका बेनिफिट क्या होगा, राइट? और अगर ये प्रियम्बल में है तो हाउ इट इज स्टॉपिंग यू एज एन इंडियन और एज अ ऑर्गेनाइजर टू कंडक्ट योर बिजनेस? प्रॉब्लम क्या है इस प्रियम्बल में? अगर सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म अगर मेंशन हो गया, अगर देखा जाए तो जो चीज़ इट वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इंदिरा गांधी के टाइम में ये ऐड हुआ था। अब क्वेश्चन ये है कि इसके ऐड होने से क्या चेंज हुआ? अगर देखा जाए तो वी ऑलरेडी, अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात को, उनके स्पीच को सुने, इंडिया ट्रस्ट विद डेस्टिनी, और आज़ादी की बात को सुने, तो इंडिया नेवर वांटेड टू बिकम अ कंट्री विच इज़ बेस्ड ऑन रिलीजन। हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ कंट्री ने कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि इंडिया विल बी अ कंट्री बेस्ड ऑन अ रिलीजन, नो नॉट एट ऑल। सो व्हाट वाज इम्प्लिसिट टिल 1942 अमेंडमेंट एक्ट, उसको हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया, यही फर्क हुआ। वी ऑलरेडी हैड अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, वी वर ऑलरेडी अ सेक्युलर कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। ये बात और है कि इन वर्ड्स को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव? इस वर्ड से प्रॉब्लम क्या है? चलिए इस पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द इंक्लूजन ऑफ सोशलिस्ट सेक्युलर इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। Addition of socialist and secular could not be invalidated merely on the ground that preamble retained its original adoption date of 26 November 1949. पिटीशन फाइल ये हुआ था कि जब 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, तो उस समय सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो थे वो प्रियम्बल में नहीं थे। सो व्हाट डज दैट मीन? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ फॉसिलाइज्ड और कास्ट इन स्टोन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हर एक समय के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं, और अमेंडमेंट होना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के वीकनेस को नहीं दिखाता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होना ये दिखाता है कि बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, बदलते हुए सिनेरियो में लोगों के इमोशंस को, लोगों के एम्बिशन को और बदलती हुई रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। बट दैट डजंट मीन कि अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों वर्ड्स नहीं थे तो ये वर्ड्स जो है इनवैलिड हो जाते हैं। Article 368 of the Constitution permits amendment of the Constitution, and the power to amend unquestionably rests with the Parliament, whose amending power extend to the preamble. वो preamble को भी amend कर सकता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अब दोनों वर्ड्स के मतलब हम समझ लेते हैं। Addition of socialist and secular, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि addition did not restrict legislators pursued by elected governments, provided such action did not infringe upon constitutional right or the basic structure of the constitution. नाउ प्रॉब्लम यह है कि आर्टिकल 368 जो है सुप्रीम को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को चेंज कर सकते हैं। सो प्रेम्बल को क्यों नहीं चेंज किया? प्रेम्बल को इसलिए नहीं चेंज कर सकते, स्पेशली सोशलिस्ट एंड सेक्युलर के साथ आप छेड़छाड़ इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव जो है वो सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे ही रखी गई है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे ही रखी गई है। सो दैट इज़ द रीज़न कि अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। हो सकता है आगे इसको चैलेंज किया जाए। स्टैगर्ड पोल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन इम्यूटेबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्स CJI, यहाँ पे DY चंद्रचूड़, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। ही इज गोइंग टू प्रेजेंट हिज व्यूज ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन टू अ पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी। पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी में साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलाया गया है उनका ओपिनियन देने के लिए। उसके अलावा CJI चंद्रचूड़ के अलावा JS केहर जो है, ही वॉज ऑल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज ऑल्सो कमिंग, और दोनों के ओपिनियन बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे DY चंद्रचूड़ का कहना यह है कि स्टैगर्ड पोल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन इम्यूटेबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई मीन एक्स CJI अप्रिशिएट एंड ही इज परसुइंग कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हो सकते। बट आप जानते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहली बात, द बैलेट कॉनन्ड्रम। क्या साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस में क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
पहली बात, लोगों ने जो गवर्नमेंट का कहना है कि क्या क्या बेनिफिट होगा, कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि इंडिया में पूरे साल किसी न किसी स्टेट का इलेक्शन होता है और उसके बाद से जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिसके चलते पूरे साल भर कहीं ना कहीं इलेक्शन का दौर चलता रहता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि इसके चलते कॉस्ट जो है वो कट होगा, एक ही साथ सारे इलेक्शंस हो जाएंगे। सीमलेस गवर्नेंस, फ्रीक्वेंट पोल्स अलोंग विद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो गवर्नेंस को डिसरप्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग के बारे में बात की गई है और फोकस ऑन डेवलपमेंट की, जब एक साथ सारे इलेक्शंस हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को काम करने का टाइम मिलेगा, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का टाइम मिलेगा, कॉस्ट कटिंग होगी और लोग एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस पे ध्यान दे पाएंगे। बट इसके अलावा नेगेटिव साइड भी हैं। नेगेटिव क्या है? ब्लो टू फेडरलिज्म। ब्लो टू फेडरलिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी है, कोई ज़रूरी नहीं कि वही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का प्रायोरिटी हो, एमपी गवर्नमेंट का प्रायोरिटी हो या नागालैंड गवर्नमेंट का प्रायोरिटी हो, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर, बट दैट मे नॉट बी द प्रायोरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। हो सकता है उत्तर प्रदेश का प्रायोरिटी हो एग्रीकल्चर, हो सकता है मध्य प्रदेश का प्रायोरिटी हो मैन्युफैक्चरिंग, हो सकता है नागालैंड का प्रायोरिटी हो ट्राइबल वेलफेयर। सो द आइडिया इज कि साइमल्टेनियस सिलेक्शन करने के चलते कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का जो एजेंडा है वो दब जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के माइट एंड अथॉरिटी के अंडर में। सो साइमल्टेनियस पोल्स कैन सेंट्रलाइज पावर एंड वीकन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, और नेशनल इश्यूज के अंदर हो सकता है कि लोकल इश्यूज दब के रह जाएं। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के बारे में बात किया गया है कि ऑर्गेनाइजिंग साइमल्टेनियस पोल्स अक्रॉस लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री प्रेजेंट लॉजिस्टिकल नाइटमेयर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये है कि इन केस अगर गवर्नमेंट फेल हो जाता है, फॉल हो जाता है, गवर्नमेंट ड्यू टू एंटी डिफेक्शन या फिर माइनॉरिटी के चलते अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो क्या फ्रेश इलेक्शंस कराए जाएंगे? जैसे 2 साल के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई, अब 3 साल और बचे हुए, इनको 5 साल पूरा कर देंगे, तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है कि इनको अगले 3 साल तक केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा या इमीडिएटली इनका इलेक्शन कराया जाएगा? अगर ऐसा कराया जाएगा तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का तो पर्पस ही डिफीट हो जा रहा है ना। सो ये चीज़ें प्रोस एंड कॉन्स के तौर पे ली गई हैं। आगे चलते हैं। जल जीवन मिशन के बारे में देख लीजिएगा। जल जीवन मिशन लगातार चर्चा में है बिकॉज ऑफ डिले इन एग्जीक्यूशन। डिले इन एग्जीक्यूशन को लेकर जल जीवन मिशन लगातार चर्चा में है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसके साइलेंट फीचर्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोल्हापुरी चप्पल मैन्युफैक्चरर्स क्राई फाउल ओवर प्राडाज रेप्लिका सैंडल। ये कोल्हापुरी चप्पल जो है वहाँ पे ट्रेडिशनल कोल्हापुरी चप्पल है एंड मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसको जीआई टैग 2019 में ही मिल चुका है और प्राडा ने अभी यही कोल्हापुरी चप्पल डिज़ाइनिंग के तौर पे अपडेट किया है अपने वेबसाइट पे एंड इसकी प्राइस जो है वो लगभग 1 लाख रुपए, पता नहीं शायद किसी ने बढ़ा चढ़ा के बोल दिया होगा, बट कोल्हापुरी चप्पल के जो एसोसिएशन है उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन रेज किया है क्योंकि इस पूरे के पूरे एडवर्टीजमेंट में कहीं भी कोई क्रेडिट नहीं दिया गया है कोल्हापुरी चप्पल को और कोल्हापुर के लोगों को। उसके चलते ये लोग नाराज़ हैं एंड यस दे आर डिमांडिंग कि एक्शन लिया जाए और ये जीआई टैग प्रोडक्ट है तो इसके बारे में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स जस्ट कॉमन न्यूज़। एट बैंकॉक इवेंट अ कमिटमेंट टू काउंट एवरी बर्थ एंड डेथ। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का भी कहना है कि इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बिकॉज डिस्चार्ज ऑफ बेबी आरजीआई टेल स्टेट। जैसे ही 7 दिनों के अंदर बच्चे के होने के बाद जब कोई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, माँ एक बेटी को जन्म देती है हॉस्पिटल में, तो उसके डिस्चार्ज होने के पहले विद इन 7 days ऑफ द बर्थ ऑफ द बॉय और द गर्ल बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड। बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड एट एनी कॉस्ट, ये कहा गया है, ठीक है। अब एक बार पढ़ लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इन बैंकॉक अ कमिटमेंट फ्रॉम एशिया पैसिफिक नेशंस टू काउंट एवरी सिंगल बर्थ एंड डेथ के बारे में बात करते हैं। हाईलाइट क्या है? 3rd मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है बैंकॉक में ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक, इसको CRVS कहा जाता है, सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। टीम इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप जानते हैं इंडिया में सेंसस अभी भी पेंडिंग है। अगर डेथ एंड बर्थ का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इन दैट सिचुएशन हम डेमोग्राफी के बारे में, हमारे पास पहली बात यह है डेमोग्राफिक डेटा नहीं होगा, हमारे पास डेकेटल ग्रोथ नहीं होगा, वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट डेटा रिलेटेड टू सेक्स रेशियो। हम इसके अलावा हम पॉलिसीज़ को
प्लान पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, वी विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी, राइट। वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट कि किस स्टेट में सेक्स रेशियो स्क्यूड है, किस स्टेट में सेक्स रेशियो जो है वो बेहतर है। इसी से रिलेटेड ये कमिटमेंट है और ये दोनों आर्टिकल इसी से रिलेटेड हैं, जहाँ पे एक इंडिया से रिलेटेड है और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो बैंकॉक में अभी हुआ है, ठीक है। न्यूज़ आर्टिकल देखेंगे, इसको प्लीज़ आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि आर्टिकल बहुत लंबा है और हमारे पास बहुत सा आर्टिकल है जिसको कवर करना है। भारत बायोटेक टू सप्लाई जीएसके, ये कल का न्यूज़ है, 26 जून का न्यूज़ है। इसको मैंने ऐड कर लिया है क्योंकि यूएस पुल्स फंडिंग फ्रॉम ग्लोबल वैक्सीन ग्रुप, RFK जूनियर सेज इट हैज़ इग्नोर्ड साइंस। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिस तरीके से पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से इन्होंने अपने आप को पुल आउट कर लिया, जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फंडिंग रोक दिया और जिस तरीके से बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से यूएस ने एग्जिट कर लिया है, उसी में से एक और है, यूएस हैज स्टॉप द फंडिंग ऑफ ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। ग्लोबल वैक्सीन अलायंस जिसको हम गावी के नाम से भी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने कल भी पढ़ाया था। द ग्लोबल वैक्सीन अलायंस जो है वो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंग्लिश फ्रेंच इज़ द लैंग्वेज एंड वैक्सीन सेफ्टी नेट, गावी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस ग्लोबल वैक्सीन अलायंस में कौन कौन से लोग मेंबर हैं? इसमें आपके बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, द वर्ल्ड बैंक, डोनर कंट्री गवर्नमेंट है, रिसर्च एजेंसीज हैं, प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इंप्लीमेंटिंग कंट्री है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ। ग्लोबल वैक्सीन अलायंस करता क्या है? ग्लोबल वैक्सीन अलायंस इंश्योर्स की इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन, क्यों इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात क्यों करता है ये? कि मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका, मान लीजिए बर्किना फासो, मान लीजिए माली, मान लीजिए केन्या, मान लीजिए सूडान, सब सहारन अफ्रीकन नेशंस। नाउ लेट्स से कोविड-19 पैंडेमिक आया हुआ है, हर कंट्री ने अपने अपने वैक्सीन जो है प्रोक्योर कर लिए बिकॉज दे हैव मनी, बट व्हाट विल हैपन विद दीज कंट्रीज? ये कंट्रीज क्या करेंगी? अगर इनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन नहीं होगा तो हजारों लाखों लोग मर जाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेस टू वैक्सीन्स। इसीलिए वैक्सीन के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इक्विटी इन एक्सेस टू वैक्सीन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो इन सारे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है टू सपोर्ट न्यू वैक्सीन इंट्रोडक्शन। जब भी मार्केट में कोई नया वैक्सीन आता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सपैंडिंग एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, अचीव इक्विटी थ्रू टारगेटेड एफर्ट्स टू रीच हेल्थ एंड फुल्ली इम्यूनाइज्ड मिस जीरो डोज चिल्ड्रन एंड कम्युनिटीज, स्केल अप क्रिटिकल इनोवेशन और shape markets to ensure the availability of affordable and suitable vaccine for lower income countries। ये mainly lower income countries के लिए काम करते हैं और ये रहा आपका ग्लोबल वैक्सीन अलायंस के बारे में बेसिक डिटेल्स, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ और आर्टिकल्स कवर करेंगे और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। kindly watch, comment and subscribe to my channel and please share the details, share this channel with your friends. Thank you so much. Wish you a wonderful day ahead. Good night, sweet dreams.